हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विद आशीष सर। मैं नामिका वर्मा आज आपके साथ हूँ इतिहास की कुछ नई जानकारी के साथ में। आपने अगर जो हमारी पहली वीडियो देखी होगी तो आपने उसमें क्या पढ़ा था, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। तो उसमें बस एक पूरा ऐसे डेटा दे दिया गया था, पूरी जानकारी आपको बता दी गई थी कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई थी। अब ये हम आपको साथ पढ़ेंगे यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन पार्ट 2। इसमें हम आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे कि कैसे क्या होता है, पहले कौन आता है, फिर क्या होता है, कैसे कौन सी फैक्ट्री कब स्थापित की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। भारत के समुद्र के रास्तों की खोज 15वीं शताब्दी के अंत में हो गई थी। इसके बाद यूरोपियों का भारत आना प्रारंभ हुआ। हालांकि यूरोपीय भारत के अलावा भी बहुत स्थानों पर अपने उपनिवेश बनाने में कामयाब हुए, पर उनमें से कईयों का मुख्य आकर्षण भारत ही था। मैंने आपको बताया था इसके पहले कि क्या होता है, जो कुस्तुनतुनिया था उस पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, इसलिए जो स्थल मार्ग होता है वो बंद हो जाता है। तो अब जो यूरोपीय लोग थे वो भारत से व्यापार नहीं कर पाते हैं। फिर जब वो व्यापार नहीं कर पाते हैं तो वे समुद्री मार्ग की खोज करते हैं। वे सोचते हैं कि स्थल मार्ग से तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन भारत से व्यापार करना भी था क्योंकि इससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। तो उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की और उसी के चलते क्या होता है, वास्को डी गामा जो होते हैं वो पहुंचते हैं भारत के कालीकट जगह पर, और जो कोलंबस होते हैं वो उत्तरी अमेरिका की खोज करते हैं। तो ये चीज़ हो गई कि उन्होंने 15वीं शताब्दी में क्या कर लिया था, भारत में व्यापार करने का मार्ग खोज लिया था। अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। तो सीक्वेंस मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, पुर्तगाली आते हैं, फिर हमारे डच आते हैं, फिर हमारे इंग्लैंड वाले आते हैं, फिर हमारे आते हैं फ्रांसीसी जिनको हम डेनिस भी कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, PDF। जैसे जिनको अगर जो तकलीफ हो याद करने में तो वो PDF, ये तो आप सभी को याद रहेगा PDF। तो PDF से भी याद रख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर हमारे अंग्रेज आते हैं और फिर फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है। लेकिन अगर जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन पूछेगा तो ये लोग आते तो इस सीक्वेंस में, लेकिन जो इनकी कंपनियां स्टेब्लिश होती हैं वो इस सीक्वेंस में नहीं होती हैं। वो सबसे पहले पुर्तगालियों की होती हैं, फिर अंग्रेज की होती है, फिर डच की होती है, फिर फ्रांसीसियों की होती है। पुर्तगालियों की कब होती है, 1498 में। ठीक है। और अंग्रेज़ों की होती है 1600 में, और डच की होती है 1602 में, और फ्रांसीसियों की होती है 1664 में। तो ये हो गई इनकी जो पहली फैक्ट्री स्थापित होती हैं। तो इसमें इनका सीक्वेंस क्या होता है, बदल जाता है। हम देख लेते हैं। 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि जो वास्को डी गामा था वो भारत में सबसे पहले किस स्थान पर पहुंचता है, तो वो कालीकट है, जो कि कहाँ है, आपके केरल में है। और दूसरा प्रश्न क्या आता है कि यह कहाँ से होते हुए जाता है। तो आप देखते होंगे ऐसे करके अफ्रीका का नीचे मैप है, ठीक है, ऐसे करके। तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पे नीचे, यहाँ पर क्या है, ये जो जगह थी इसका नाम है केप ऑफ गुड होप। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि जो वास्को डी गामा था वो किस रास्ते से होते हुए भारत पहुंचता है। तो आप क्या बताएंगे कि जो यहाँ पे अफ्रीका का ये वाली जगह है, यहाँ पर आपका है केप ऑफ गुड होप। तो यहाँ से होते हुए, जैसे यहाँ पे स्पेन से होते हुए यहाँ से यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, भारत, और यहाँ पे केरल है। तो ये केरल के कालीकट जगह पर पहुँच जाता है। ये हो गई इनकी किसकी, वास्को डी गामा की बात की। वास्को डी गामा जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो वो पुर्तगाली होते हैं, सॉरी स्पेन नहीं, पुर्तगाली। यहाँ पुर्तगाली से आते हैं और उस टाइम जो पुर्तगाल का राजा होता है वो कौन होता है, हेनरी नेविगेटर। वही इसको भेजता है कि जाकर के भारत से व्यापार करने का मार्ग खोजो। तो वो यहाँ से होता हुआ यहाँ पहुँचता है।
और इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पुर्तगाली की जब वो यहाँ केरल में पहुँच जाता है तो यहाँ पे उसकी मदद कौन करता है, तो यहाँ पर उस टाइम राजा कौन होता है, जमोरिन। क्या नाम है, इधर लिख देते हैं, क्या है, जमोरिन। जमोरिन नाम का राजा होता है, वही इसकी हेल्प करता है और इसको अवसर प्रदान करता है व्यापार करने के। फिर पुर्तगाली क्या करते हैं, 1498 में पहुंचते हैं, वहाँ पे एक साल रुकते हैं। 1450 में वो अपना सामान वामान वहाँ से खरीद करके फिर से वापस यहाँ से अपना चले जाते हैं यूरोप, और वहाँ पर 60% प्रॉफिट पे अपना सामान बेच देते हैं। अब उनके पहुँचने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, और भी जो यूरोपीय लोग होते हैं वो भारत की तरफ आकर्षित होते हैं व्यापार करने के लिए, और वो आना भारत में शुरू कर देते हैं समुद्री रास्तों से ही। लेकिन समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने की थी, इसलिए उस जो समुद्री मार्ग था वो उस पर अधिकार किसका हो जाता है, पुर्तगालियों का। अब पुर्तगालियों के बारे में और चीज़ें देख लेते हैं कि सबसे पहले तो हमारा ये आता है वास्को डी गामा, फिर वो चला जाता है, और उसके बाद आते हैं 1505 में। 1498 में कौन आया था, वास्को डी गामा आया था, और फिर 1505 में फ्रांसिस्को दा अल्मोडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के आया था। अगर जो आपसे पूछा जाए कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो आप क्या बताएंगे, फ्रांसिस्को दी अल्मोडा। आप ये नहीं बताएंगे कि वो वास्को डी गामा था, क्योंकि वो आया था अपना, उसने पर्सनली व्यापार किया और वो लेकर के चला गया। फिर जो देश की तरफ से आता है वो आता है हमारा फ्रांसिस्को दी अल्मोडा, और इसी को पहला पुर्तगाली वायसराय भी माना जाता है। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भारत में पुर्तगालियों का नियंत्रण किसने स्थापित किया, तो पुर्तगालियों का नियंत्रण भी जो था वो फ्रांसिस्को दा अल्मोडा ने ही स्थापित किया था। फिर 1509 में कौन आता है, अल्फांसो दा अल्बुकर्क। यहाँ पे आपका गलत हो गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्बुकर्क, अल्बुकर्क, ठीक है। ये आता है 1509 में। तो पहले तो ये पुर्तगाल वायसराय था, इसके बाद कौन वायसराय बनता है, अल्फांसो दा अल्बुकर्क। इसने भी बहुत सारे काम किए। यह 1509 में आता है, और इसी को पुर्तगाल शक्ति का असली संस्थापक भी कहा जाता है। अगर जो पहला वायसराय पूछ लिया जाएगा तो आप अल्मोडा हो जाएंगे, और अगर जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक या असली संस्थापक पूछ लिया जाएगा तो कौन हो जाएगा, अल्फांसो दा अल्बुकर्क, ठीक है। और इसने और भी बहुत सारी चीज़ें की, जैसे कि इसने होर्मुज़ द्वीप पर आधिपत्य स्थापित किया, और जो ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि जो बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह थे, वहाँ से इन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया था, मतलब उनसे गोवा को छीन करके उस पर अपना स्थापत्य जमा लिया था, और कोचीन में पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण किया था, ठीक है। ये हो गई किसके बारे में बातें, अल्बुकर्क के बारे में। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। तो ये 1509 में आते हैं, इन्हीं को पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने गोवा को छीना था किससे, यूसुफ आदिल शाह से, ठीक है। और कोचीन में पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण किया था, होर्मुज़ द्वीप पर आधिपत्य भी किया था। ये सारे काम किसने किए थे, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह ने, ठीक है। फिर है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली, तो कोचीन में खोली, ठीक है। फिर है 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक। ये हो गई किसके बारे में बातें, पुर्तगालियों के बारे में बातें। अब हम आते हैं डच पर, लेकिन डच से पहले हम आपको और एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि पुर्तगालियों की देन, मतलब कुछ चीज़ें जो थी वो पुर्तगालियों की वजह से हमें मिली थी, जैसे कि लाल मिर्च की जो खेती हम करते हैं, आलू की खेती करते हैं, मक्का की खेती करते हैं, ये सब कहाँ से आया था, तो ये सब आया था पुर्तगाल से, ठीक है। और इन्होंने ही बंगाल में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री बनाई थी, कहाँ पर, हुगली में। और जहाज निर्माण व प्रिंटिंग प्रेस तकनीक का श्रेय भी इन्हीं को हम देते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जहाज निर्माण भी किया था, और प्रिंटिंग प्रेस भी सबसे पहले यही लोग लेकर के आए थे। ये हो गई बात किसकी, पुर्तगालियों की। अब हम देख लेते हैं डच पे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये क्या है, वो चीज़ डिटेल में आपको बता दी जाएगी। कोई भी चीज़ अगर जो आपको समझ में नहीं आती है
तो आप बेझिझक बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब हम देख लेते हैं डच पे। तो 1596 में सबसे पहला जो डच आया था नागरिक, वो कौन था? कॉर्नेलिस ड हस्तमान। ठीक है, कौन था? कॉर्नेलिस ड हस्तमान। ये सबसे पहला डच नागरिक था जो इंडिया में आया था। और ये कब आया था? 1596 में। पुर्तगाली हमारे आए थे 1498 में, 20 मई 1498। ठीक है, और जो डच आए थे वो 1596 में आएंगे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बदेरा युद्ध से हुआ था। यह है कि पतन कब हुआ था डचों का। ठीक है, तो वो 1759 ईस्वी में होता है। और कौन से युद्ध में होता है? बदेरा युद्ध में होता है। और यह युद्ध किसके साथ में होता है? तो यह युद्ध अंग्रेजों के साथ में होता है। और इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम में इन्होंने बनाई थी। और कब की थी? 1605 ईस्वी में। ये डच के बारे में सिर्फ इतना ही है। अब हम देख लेते हैं अंग्रेजों के बारे में। उनका क्या होता है? 31 दिसंबर 1600, यानी कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्या होता है? उस टाइम इंग्लैंड की जो रानी होती है वो कौन होती है? एलिजाबेथ प्रथम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वहीं उन्हीं से अधिकार प्राप्त करती है और ये लोग इंडिया आ जाते हैं व्यापार करने। और यह जो अधिकार इनको मिलता है वो सिर्फ 15 ईयर्स के लिए ही मिलता है। कितने ईयर्स के लिए? 15 ईयर्स के लिए ही मिलता है कि तुम जाकर के 15 साल तक भारत में व्यापार कर सकते हो। लेकिन क्या होता है? 1603 में क्या होता है? 1603 में जो रानी एलिजाबेथ प्रथम होती हैं इनकी डेथ हो जाती है। और फिर वहाँ के राजा जो बनते हैं वो कौन बनते हैं? जेम्स प्रथम। कौन बनते हैं? जेम्स प्रथम। तो एलिजाबेथ ने जो क्या कहा था, उन्होंने 15 वर्ष की सिर्फ इनको अधिकार दिया था कि 15 वर्ष के लिए आप व्यापार कर सकते हैं। लेकिन जब जेम्स प्रिंसप आते हैं 1603 में, तब ये इनको अनिश्चित समय के लिए व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 270 साझेदारी थे और गवर्नर टॉमस स्मिथ था। कौन गवर्नर था? टॉमस स्मिथ था। और हाँ, एक बात और है कि जो पहला अंग्रेज था जो आया था भारत, वो कौन था आपका? ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो वो था आपके जॉन मिल्डन हॉल। क्या नाम है उनका? जॉन मिल्डन हॉल। ये पहला अंग्रेज था जो भारत में आता है। लेकिन ये व्यापार करने के उद्देश्य से नहीं आया था। ये ऐसे ही ये ट्रैवलर था, यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए आया था। और कब आया था? तो ये आया था हमारा 1599 में। सबसे पहला अंग्रेज जो भारत आया वो था जॉन मिल्डन हॉल। 1599 में आया था। और यह व्यापार के उद्देश्य से नहीं बल्कि ट्रैवल करने के लिए आया हुआ था। फिर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में, ये आपको हम बता चुके हैं, 217 साझेदार थे और पहला जो गवर्नर था वो टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया। तो जब ये यहाँ भारत में आ जाते हैं, अब इनको क्या करना होता है? यहाँ पर व्यापार करना होता है और अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनानी होती हैं, फैक्ट्री बनानी पड़ती हैं। तो उस टाइम में क्या होता है, जो इंडिया थी यहाँ पर किसका रूल था? तो यहाँ पर मुगल शासकों का रूल था। उस टाइम यहाँ पे जो शासन कर रहे थे वो कौन थे? मुगल थे। मुगल एम्पायर यहाँ पर था। वो उसी से परमिशन उनको लेनी पड़ेगी यहाँ पे व्यापार करने के लिए और फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए। तो उस टाइम जब ये आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वहाँ पे कौन था? जहांगीर का शासन था। और सबसे पहला जो व्यक्ति था वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ये जहांगीर के दरबार में जाता है और उनसे अपने व्यापार करने की अनुमति मांगता है, फरमान जारी करने को कहता है। तो और इनको जहांगीर को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपहार एवं भेंट भी लाते हैं, क्योंकि ऐसे तो तुम चले नहीं जाओगे खाली हाथ मुंह फैलाते हुए कि भीख मांगने, आप कुछ ले करके जाओगे। तो ये क्या करते हैं? अंग्रेजी दस्ताने और एक बग्घी राजा को भेंट करते हैं। इससे जहांगीर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और इनको अनुमति दे देते हैं कि ठीक है, जाओ, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। ये जाते हैं और 1608 में सूरत में ये अपनी फैक्ट्री बना लेते हैं।
और यहीं पे एक और घटना होती है, जब ये दरबार में जाते हैं, इनको बग्घी गिफ्ट करते हैं और अंग्रेजी दस्ताने देते हैं, तो जो जहांगीर होता है, जो यहाँ के राजा थे ना, ये बड़ी जल्दी खुश हो जाते थे। तो जहांगीर जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं, और खुश होकर के क्या करते हैं, जो कैप्टन हॉकिंस थे उनको एक उपाधि देते हैं, और वो जो उपाधि होती है वो क्या होती है, इंग्लिश खान। ठीक है, क्या होती है, इंग्लिश खान। तो जहांगीर के द्वारा इंग्लिश खान उपाधि किसे दी गई, तो वो कैप्टन हॉकिंस को दी गई। और कब दी गई, तो 1609 में, और कहीं कहीं पे ये 1608 भी मिलता है। हम देख लेते हैं आगे। सबसे पहले तो कैप्टन हॉकिंस जाते हैं, फिर उसके बाद सर टॉमस रो भी जाते हैं, ये भी जहांगीर के ही शासनकाल में जाते हैं 1615 में। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर हो गया अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठरी सूरत में 1608 में खोली गई। वो आपको जो पीछे 1609 था उसको वहाँ पर भी आप 1608 ही कर लीजिएगा कि क्या होता है। 1608 में जब जाते हैं, इनको अनुमति मिल जाती है, जहांगीर जो होते हैं वो फरमान जारी कर देते हैं। तब ये सूरत में क्या करते हैं, 1608 में फैक्ट्री खोल लेते हैं, लेकिन ये इनकी फैक्ट्री प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही होती है जब ये 1608 में खेलते हैं। और क्यों नहीं कर रही होती, क्योंकि जो पुर्तगाली होते हैं उनका यहाँ पर पहले से आधिपत्य होता है, उनका व्यापार चल रहा होता है, तो उसके मुकाबले जो ये ब्रिटिश की जो कंपनी थी ये बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही थी। तो ये क्या करते हैं, पहले ये सोचते हैं कि पहले भैया पुर्तगालियों से निपटो, उनको पहले खिसकाओ, तभी कुछ अपना जुगाड़ हो पाएगा। तो ये उनको हटाते हैं और फिर से 1613 में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं, और तब ये प्रॉपर वर्क करती है। तो पहले तो 1608 में खुली थी, फिर ये 1613 में खुलती है, और तब इनकी जो कंपनी होती है वो प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देती है। और इससे पहले 1611 में, मतलब 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी भी खोल ली थी। कहाँ, मसूलीपट्टनम में। तो लोग इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो अंग्रेजों की पहली कोठी थी वो मसूलीपट्टनम को वो समझते हैं, लेकिन नहीं। सबसे पहले 1608 में सूरत में हुई थी, लेकिन वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाई थी, इसलिए 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी खोली थी, और फिर से 1613 में सूरत में खोली। फिर है 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम व्यापारिक कोठी की स्थापना की। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि 1611 में वे फिर क्या करते हैं, सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी खोलते हैं। कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में। 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने पाउंड के किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। फिर क्या होता है कि 1668 में जो इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, वो पुर्तगाली जो रानी थी कैथरीन, उनसे विवाह कर लेते हैं, और उनको दहेज के रूप में क्या मिल जाता है, बम्बई। जैसे अभी दहेज के रूप में लोग गाड़ी देते हैं, बंगला देते हैं, प्लॉट रजिस्टर कराते हैं। पहले क्या होता था, पूरी पूरी जागीरें उठा के दे दी जाती थी कि इतनी प्रॉपर्टी है, ये हम सब आपके नाम करते हैं, ये जो इलाका है, ये प्रांत है, वो हम आपके नाम करते हैं, आज से आपको वहाँ के राजकुमार घोषित किया जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, ये पूरा का पूरा बम्बई उठा करके किसको दे देते हैं, चार्ल्स द्वितीय को दे देते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी का अब उस पर अधिकार हो जाता है। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर, आपसे ये पूछ लेगा कि जो उसमें कौन कौन से गांव थे, तो वो कौन थे, सूतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान पर प्राप्त की, और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ठीक है, कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज किसने रखी थी, जॉर्ज चार्नोक ने। हाँ, तो हम आपसे ये कह रहे थे कि कभी कभी पूछ लेता है कि जो कलकत्ता या कोलकाता, मतलब आज का कोलकाता जो था, वो किन 3 गांव से मिलकर के बना था। तो वो 3 गांव के कौन कौन हो जाएंगे, सूतीनती, कालीकट एवं गोविंदपुर। ये 3 जो गांव थे, इनसे ही मिलकर के हमारा कोलकाता बना था, और यहीं पे फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी। और इसकी नींव किसने रखी थी, तो जॉर्ज चार्नोक ने रखी थी। और कब रखी थी, 1698 में। और इनको भुगतान कितना करना होता था, तो वो 1200 रुपये का भुगतान की प्राप्ति होती थी।
इसमें आपको कितनी सारी चीज़ पता चली। एक तो विलियम फोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वो हमारा हुआ था कोलकाता में। और कोलकाता कितने गांव से मिलकर के बना था, तो वो 3 थे। कौन कौन? सूतीनौती, कालीकट और गोविंदपुर। ठीक है, ये हो गया आपका। हम देख लेते हैं इसके बाद वाला क्या है। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको करो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ये थी फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी। कहाँ हुई थी? सूरत में 1668 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और कहीं कहीं ट्रैंक्यू बार भी मिलता है कि इनकी जो पहली कोठी थी वो ट्रैंक्यू बार में मिली थी। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मॉर्टन ने पौंडीचेरी की स्थापना की थी। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस मॉर्टन ने की थी। फिर है हमारा प्रथम कर्नाटक युद्ध और दूसरा कर्नाटक युद्ध। ये किसके किसके बीच में होता है? तो जो ये कर्नाटक के युद्ध होते हैं, ये 3 कर्नाटक के युद्ध होते हैं, और ये तीनों जो होते हैं वो अंग्रेज के द्वारा लड़े जाते हैं। किस लिए? भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए और खुद को सर्वोच्च दिखाने के लिए कि और मतलब पूरी तरीके से व्यापार में अपने पैर जमा लेने के लिए ये मेन 3 वो होते हैं, युद्ध होते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो जो पहला युद्ध होता है वो 1746 में से लेकर के 1748 तक के होता है। जो दूसरा युद्ध होता है वो 1749 से 1754 तक के होता है। और जो तीसरा युद्ध होता है वो हमारा होता है 1756 से लेकर के 1763 में। और इसी में ये होता है हमारा वानडीवास में। वानडीवास जो होता है एक जगह है, वहीं पर 1760 में युद्ध होता है। और ये सबसे आखिरी युद्ध होता है। इसी में जो अंग्रेज होते हैं वो फ्रांसीसियों को परास्त कर देते हैं और उनको व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित कर देते हैं। ठीक है, तो ये अंग्रेजों की चाल थी, वही उनसे युद्ध करते हैं जिससे कि फ्रांसीसियों को ये दबा सकें और व्यापार में अपना आधिपत्य स्थापित कर सकें। तो जो पहला युद्ध था 1746-1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई एला शापल की संधि। कहाँ की संधि? एला शापल, ठीक है, के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। इसमें क्या था कि ये जो लड़ाई थी वो ऑस्ट्रिया के लिए हो रही थी। ठीक है, और ये 1748 में फिर क्या होता है, एला शापल की संधि होती है और वहाँ पर ऑस्ट्रिया पर जो है वो अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और ये जो बैटल है वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर जो दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है वो 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी तक के होता है। यह युद्ध फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। अच्छा, इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पौंडीचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। यह कब शुरू हुआ था? 1749 में शुरू होता है। और इसमें सबसे पहले जो हमारे फ्रांसीसी गवर्नर थे वो डुप्ले थे और उनके साथ में क्लाइव, मतलब अंग्रेजी जो उस टाइम थे वो क्लाइव थे। तो डुप्ले और क्लाइव के मध्य यह जो युद्ध होता है वो होता है और इसमें पौंडीचेरी की संधि होती है और इसी के साथ में यह जो युद्ध होता है यह समाप्त हो जाता है। और इसी में क्या होता है, जो डुप्ले थे उनको वापस फ्रांस बुला लिया जाता है और उनकी जगह पर गोडेहू को भारत में भेजा जाता है। और सबसे लास्ट में 1760 वाला वानडीवास का युद्ध, इसी में अंग्रेज जो होते हैं वो फ्रांसीसियों को परास्त करके पूरी तरीके से सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो ये आपका ये जो आज का टॉपिक था आपका यूरोपीय शक्तियों का आगमन, ये ख़त्म हो गया है। अब आप के साथ हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अब आप ये बताइए कि जो जूनियर एडिटर वाली वैकेंसी आई है उसमें ऐसे ही टॉपिक दे रखे हैं। सबसे पहला आपका यही है कि भारतीय यूरोपीय कंपनियां थी, उनका भारत में आगमन कैसे होता है और कैसे कैसे वो अपने आप को स्टेब्लिश करते हैं, कैसे कैसे वो कंपनियां बनाते हैं। और फिर आपका जो है वो है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। फिर है आपका भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव,
फिर हम आपको आ जाएंगे उस पर, जो ये स्वतंत्रता संग्राम हमारे सारे हुए थे 1857 वाला जो मेन था, वहीं से लेकर के शुरुआत होती है, और जो एक्ट वैक्ट वो सारी चीज़ें हैं वो सब बाद में हो जाएंगी। तो हाँ, ये पूछना था हमको आप लोगों से कि ये जो सीक्वेंस चल रहा है, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया है, तो उसके बाद हम आपको अंग्रेजी राज्य की स्थापना ऐसे ही पढ़ाएं, या फिर आपको पहले वो पढ़ना है, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के चले, ये चीज़ें बाद में बता देंगे। तो आप जैसा बताएंगे कमेंट बॉक्स में, फिर वैसे ही हम चलेंगे। ये 2 वीडियो हो गए हैं, और ये जो वीडियो है ये आपके सुपर टेट की जो जूनियर एड वाली वैकेंसी आई हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उन्होंने जो अभी सिलेबस दिया है उसमें पूरे के पूरे टॉपिक इन्होंने ऐसे उठा के रख दिए हैं कि पहले हमारा ये है, पहले हमारा ये है, और उन्हीं हेडिंग्स के अकॉर्डिंग हम आपको लेकर के चल रहे हैं। और साथ ही साथ यूपी टेट के जो सेकंड पेपर है उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ही, और जो सीटेट का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो देखा जाए तो भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर जो आपको ये क्लास समझ में आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर जो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।